जब तुम अपने अंदर में तमस और रजस का एक्सप्रेशन देखोगे, कैसे एक ऐसे कोई आदमी को भूत चढ़ जाता है ना, तो भूत की तरह बोलता है ओमी मंजुलिका, जैसे बोलती है, आवाज बदल जाती है, डराती है वो। कहते हैं जब तुम्हारे ऊपर रजस और तमस का ग्रिप को देखोगे एक्सप्रेशंस में, अपने अंदर में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने डीड्स में, तो धीरे धीरे उसका ग्रिप, तुम्हारे ई और एस सेंटर का ग्रिप लूजन होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको मैं कहता हूँ सोहम। सोहम मैंने मंत्र सुना था किसी स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ में। पहली बार सुना था तो कहते थे कि इसको मंत्र जप करो, सोहम सोहम। फिर इसको मैंने पढ़ा था, उसमें एक तंत्र की बुक थी, अघोरा, उसकी विमलानंद के नाम से ऑथर थे, रॉबर्ट सुवोदा ने लिखा था। उसमें कहते हैं एक बच्चे ने अपने भैंस के ऊपर मेडिटेशन किया। भैंस के ऊपर, वो चरवाहा था, भैंस को बड़ा प्यार करता था, तो सोहम 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 बोला, और वो भैंस की तरह महसूस करने लगा अपने आप को कि मेरी सींग है, मेरा मोटा मोटा पेट है, मेरी पूंछ है। तो जिस आदमी ने उसको समझाया था सोहम, उसको लगा अरे यार इसको तो तुरंत हो गया, 5 मिनट के अंदर ही भैंस बन गया। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, अब तुम भगवान शंकर के ऊपर ये मेडिटेट करो कि वो मैं हूँ, सोहम सोहम। उसने किया, वो एनलाइटन हो गया, बन गया शंकर भगवान। ये बेचारा रोने लगा भगवान के सामने कि इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिले, आप इसको मिल गए। तब उस बच्चे ने, जो एनलाइटन होकर के भगवान शंकर बन गया था, उसने बताया कि इस बच्चे का पिछले कई जन्मों से तपस्या चल रही है, ये बस लास्ट का थोड़ा सा बचा था बस, और तुम्हारा भी काम चल रहा है, चिंता मत करो, जैसे तुम्हारा लोन भर जाएगा कर्मों का, तुम भी जान जाओगे। लेकिन अब मुझे समझ में आता है ये मंत्र जप का नहीं है खेल, ये मंत्र होने का है। ये कहीं इशारा करता है सोहम। आज एक हमारे ज़ेनो की स्टूडेंट है, उनसे बात हो रही थी ज़ेनो का पर्सनल कोर्स में। हम लोग की टॉपिक कुछ और थी। आज हम लोग एक ज़ेनो की कैसे बात करता है इस पर बात करने वाले थे। लेकिन उन्होंने पूछा सर, मैंने पूछा कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, सब कुछ। मैंने कहा सेहत ख़राब है? बोलते नहीं सेहत नहीं ख़राब है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हूँ। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों की 1 घंटे बात चली कि एक ज़ेनोगी या इवन कोई भी इंसान अगर वो ठीक नहीं है तो ये पूछे अपने आप से और वहाँ जाए अपने अंदर में जहाँ सब कुछ ठीक है। आप बता रहे हैं आपके गांव में बाढ़ आई है और उस समय सब बह सकते हैं, लेकिन वो किसी एक बाढ़ के ऊपर बैठे हैं, हाइट पर बैठे हैं, और जो भी खाने पीने को है वहाँ पर खा पी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसे ही बाढ़ चलती है 24 घंटे हमारे अंदर में, थॉट्स के और इमोशंस के रूप में। वहाँ से निकलने का रास्ता है सोहम, वो मैं हूँ। बट हम लोग क्या करते हैं, 2-3 सेकंड के लिए शायद कभी कभार, वो भी बहुत रेयरली, जाते हैं अपने साइलेंस में, बट फिर वहाँ से भाग आते हैं क्योंकि हमें साइलेंस पसंद नहीं है। और स्पेशली साइलेंस के साथ डर जुड़ा है और साइलेंस के साथ में बोर्डम जुड़ा है। साइलेंस के साथ में डर जुड़ा है और बोर्डम जुड़ा है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बोर्डम और डर? बोर्डम मतलब बोरियत, बोर्डम मतलब बोरियत, और डर मतलब फियर। मन नहीं लगता। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, किस कैटेगरी में डालेंगे आप? थॉट है, एक्शन है, या इमोशन है? जैसे अगर आप मेरी क्लास देख के सुन रहे हैं और अपना फ़ोन भी चला रहे हैं आप। डर तो इमोशन है। वेरी गुड, डर इमोशन है। और बोर्डम? एक्शन है। बोर्डम, जब आप बोर्डम कर रहे हैं, बोर्डम में हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं आप? बोलोगे कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हाथ पर चला रहे हैं, सोच रहे हैं। आप कोई चीज सोचते हो तब उससे वो निकल कर आता है, तो दैट इज एक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो बोर हो रहा है वो एक कर्म कर रहा है उसमें से निकलने के लिए। विचारी तो है।
बोर्डम केवल विचार है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब आप लोग बोर्डम के ऊपर कभी सोचते, उसको ऑब्जर्व नहीं करते बोर्डम को? नहीं, जैसे मुझे अगर बोरियत होती है तो मैं कुछ ना कुछ काम उठा लेती हूँ। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था एक चीज़ कि हम कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम बोर हो रहे हैं, तो लिखा ये था कि मन कभी अपने आप लगता नहीं, लगाना पड़ता है। तो एक तरीके से हम भागते ही हैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर बोरियत से। तो आप बोर्डम में से एक एक्शन करते हैं, वो तो समझ में आया। आप बोर हो रहे हैं, आप जाके टीवी देखते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, आप वीडियो चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं। लेकिन बोर्डम क्या है? थॉट है कि फीलिंग है? थॉट है पक्का। अच्छा ये बताइए, मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट देता हूँ। आपके 90% एक्टिविटी थॉट से निकलते हैं कि फीलिंग में से निकलते हैं? तो बोर्डम में कौन सी फीलिंग है? अच्छा चलिए मैं इसको और इजी कर देता हूँ। बोर्डम पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ है? दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव ही है बोर्डम तो। मतलब अगर बोर्डम पॉजिटिव है तो आप उसमें रोज़ रहना क्यों नहीं चाहते? क्यों बोर्डम से भागना चाहते हैं? यही सेंटर के लिए वो नेगेटिव चीज है। वो हमारे को अच्छी नहीं लगती बोर्डम। बोर्डम का इमोशन बहुत खुरदुरा है और बहुत ट्रिकी है। हाँ, गुस्सा आता है, गुस्सा खराब चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसमें रहना चाहते हैं। दुख आए तो उसमें से इतनी आसानी से निकलना नहीं चाहते, बोर्डम में से निकलना चाहते हैं, मतलब बाईपास करना चाहते हैं उसको। बोर्डम इज अ वेरी कंफ्यूज्ड इमोशन। मैं फिर से आपको डिफाइन करा दूं, इमोशन क्या है। इमोशन वो स्टेट है जिसमें से या तो आप हटना चाहते हैं या जिसमें आप जाना चाहते हैं। बोर्डम में से आप निकलना चाहते हैं। थॉट तो एक लाइन है, एक शब्दों का, फोटोज का एक सीक्वेंस है। जब आप बोर हो रहे हैं तो आप सबसे पहले फील करते हैं, यार मजा नहीं आ रहा, ये शक्ल देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बोर्डम एक इमोशन है। तो वो भाई साहब कहते हैं मैं सब कुछ ठीक है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो मैंने इनसे पूछा किसको ये बोर्डम हो रहा है, किसको हो रहा है? सो हम यही मंत्र है। बट पता है मंत्र क्या होता है? आज मैंने नई चीज़ डिस्कवर की, थैंक्स टू ये भाई साहब। इसका एक चैप्टर तो हमारे ज़ेनोगा कोर्स में जाना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर। क्या है चैप्टर? चैप्टर का नाम है द रीच ऑफ एक्सप्लेनेशंस। जब हम किसी को कुछ चीज़ समझाते हैं तो उसकी पहुंच कितनी दूर तक है। तो जब मैं उनको समझा रहा था तो मैं बहुत दूर तक पहुंच गया। कल हमने गाना सुना था ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दूर तलक जाएगी। सिद्धांत ने सुनाया था, बड़ा अच्छा गाना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वो तो अपने गर्लफ्रेंड को याद करते हुए गाना गाता है जो गज़ल है। लेकिन जब हम किसी बात को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझाते हैं, तो हम बहुत गहरे चले जाते हैं। कोई भी मंत्र अगर आप बिना समझे जप कर रहे हैं तब भी, समझ के जप कर रहे हैं तब तो बिल्कुल एक ब्रिज है, एक पुल है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, वो कहाँ से कहाँ ले जाता है वो ब्रिज? इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपको पढ़ाऊं, मेडिटेशन टॉपिक है और इसमें आज 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। हाँ, 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो मैं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, मंत्र या जैसे आप लोग इवन गाना वाना सुनते हो, वो भी मंत्र की तरह ही काम करता है। रिपीट मोड में आप गाना सुनते हैं, कोई अच्छा गाना लगता है तो वो एक ब्रिज है। वो ब्रिज किसको किससे जोड़ता है? मन को
को शरीर। मन को शरीर से। मंत्र है ना, क्वेश्चन ये है कि मंत्र किसको किससे जोड़ता है? एक्सपीरियंसेस से। मैं बताता हूँ। मैंने कहा सोहम, ठीक है, मैं वो हूँ। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो मैं, जिसके पास मैं अभी हूँ, मैं उससे हटना चाहता हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ सोहम। ये नहीं हूँ मैं, वो हूँ मैं। अब ये क्या चीज़ है? ये मेरा थॉट हो सकता है, मेरा दुख हो सकता है। जैसे अभी भैया परेशान थे तो उठ के चले गए, तो अपने परेशानी वो थे। अब अगर ये मंत्र सोहम, इसको अंदर में सोच सकते कि मैं वो हूँ, तो फिलहाल एक चीज़ समझिए, हर एक एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमको इमोशनल ट्रिगर देता है, मतलब हमको अच्छा लगता है। आप कोई किताब पढ़ते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अब पूरी दुनिया 90% बच्चे मोबाइल चलाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, ठीक है। आपने कुछ किया और आपको अच्छा लगता है। हम लोग करते क्यों हैं कोई भी काम? अच्छा लगने के लिए। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप 30 सेकंड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं आप? वो काम करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये अच्छा लगना हमारे ब्रेन में क्या है? जिस समय हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ब्रेन में क्या होता है? वेरी गुड, केमिकल्स रिलीज होते हैं। कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं? डोपामिन होता है, सीरोटोनिन होता है। डॉक्टर्स कहते हैं, मतलब ये बहुत अच्छी पिक्चर है, वो बताता है पैच एडम्स में कि पेशेंट्स को हंसी मजाक करना चाहिए, जोकर घूमना चाहिए हॉस्पिटल्स में, लाइव एक्टिविटी करना चाहिए उनको साथ, क्योंकि तभी ये पैच एडम्स हॉस्पिटल में घूमता था, ऐसे ही मजाक खूब करता था। वो सब करने से पेशेंट के ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज होंगे कि उसको अच्छा लगेगा। और फिर उसका ये कहना था कि दवाइयाँ कम ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। ये एक्चुअल सच है। अगर आप बीमार हैं तो आप अच्छी अच्छी फिल्में देखें तो आपको ब्रेन में पेन के केमिकल्स कम महसूस होंगे, दवाइयों की कम ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ध्यान करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब हमारे ब्रेन में क्या होता है ध्यान करते समय? अच्छा नहीं लगता। तो कौन से केमिकल नहीं रिलीज हो रहे हैं? डोपामिन, सीरोटोनिन नहीं हो रहा है। तो सोहम क्या कराता है? वो जो डोपामिन किसी मोबाइल को देख करके रिलीज होता है, वो डोपामिन रिलीज कराएगा किससे? ध्यान से। नॉर्मली जब हम किसी प्रियजन के बारे में, उसको प्यार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। किसी फेवरेट चीज़ के बारे में सोचते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप मंत्र जप करते हैं या मंत्र को अंदर में सोचते हैं, उसको रिपीट होने देते हैं, तो अब साइलेंस में भी आपका डोपामिन रिलीज होता है। तो जो मंत्र जप है या मंत्रों का आपके साथ जो एसोसिएशन है, वो है ब्रिज। वहाँ से हटा करके जो फिजिकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ से आपको डोपामिन रिलीज हो रहा है, वहाँ से हटा करके साइलेंस के साथ डोपामिन रिलीज करना। इसलिए जब बुद्ध की आप फोटो देखते हैं, नानक की फोटो देखते हैं ध्यान करते समय, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है को अच्छा लगता है। हम लोग को भी अच्छा लगता है, सोते समय अच्छा लगता है, कुछ टेस्टी खाना खाते समय अच्छा लगता है। अगर हमें ध्यान करने में अच्छा लगने लगे, चाहे 10 सेकंड के लिए, तो हम और ध्यान करेंगे। फिर एक रिपीटेटिव विशियस वर्चुअस साइकिल हो जाएगा, वो और ध्यान कराएगा। तो शुरू में मैंने उसको ये बताया आज हमारे जिंदगी को, मन में थॉट चल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आपने इस विचार को या इस अनुभव को एक्सपीरियंस किया, एक अंदर में नेगेटिव केमिकल रिलीज हुआ। वहाँ पहुँचो जिसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, उस साइलेंस के पास पहुँचो। उस साइलेंस के पास आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा खुशी महसूस होगी, क्योंकि जैसे मन में थॉट आएगा, हाँ मेरे अंदर में दुख है, लेकिन मेरे अंदर में एक और एरिया है
जिसको दुख नहीं हो रहा है। जैसे आपको अगर बता दूं मैं, अभी आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आप हैं अभी कुछ नहीं, भिखमंगे हैं, गरीब आदमी है, पैसा तो है नहीं आपके पास, मैं बता दूं कि आपके पास 1-1 करोड़ रुपए बैंक में रखा हुआ है, 1 साल बाद मिल जाएगा, कैसा महसूस करेंगे आप? प्लान बनना शुरू हो जाएगा। तो 1 करोड़ का क्या क्या लेंगे, कौन कौन सा शेयर खरीदूंगा मैं, सबसे पहले तो भाई लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए ये वाला, और अच्छी अच्छी चीज़ें लूँगा। दिमाग में अभी तक पैसा आया नहीं है, लेकिन वो केमिकल रिलीज होगा, सब कैलकुलेशन कराना शुरू कर देगा। तो वो केमिकल, वो 1 सेकेंड के सोहम से, सोहम क्या कर रहा है, वो आपको याद दिला रहा है साइलेंस का। उस 1 सेकेंड के सोहम के लिए आपको स्माइल करना है, उसको देखना है कि हाँ मैं 1 सेकेंड के लिए साइलेंट हुआ। ये मंत्र जीने वाला है। इनफैक्ट जितने भी मंत्र दुनिया में होते हैं वो खाली बकबक करने वाले नहीं होते, रिपीटेटिव नहीं, मतलब रिपीट करने वाले नहीं होते। फिर भी बहुत से लोगों के साथ काम करते हैं लोग, रिपीट करते करते उनको अच्छा लगने लगता है। वाल्मीकि के साथ पता है क्या हुआ था ना, वो डाकू थे, कौन सा मंत्र जप किया था उन्होंने? उनको किसी साधु ने कहा कि मंत्र जप करो, उन्होंने कहा कौन सा? बोलते हैं राम राम। बोलते मैं राम नहीं बोल सकता। बोलते हैं काम करो, तुम जो बोल सकते हो। बोलते हैं मैंने लोगों को मारा है वही बोल सकता हूँ मैं। बोलते हैं मारा 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 बोलते रहो, मरा मरा बोलते रहे और याद करते रहे राम को, भगवान को याद करते रहे, और उसी में उनको साइलेंस मिल गया। जब उन्होंने मरा बोला तो उन्होंने डेथ के बारे में नहीं सोचा, किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा, सोचा ईश्वर के बारे में, उस साइलेंस के बारे में। बाद में वो साधु बन गए, आश्रम बना, भगवान राम के बच्चे उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए थे। सीता मैया को जब राम जी ने घर से निकाल दिया था तो वहीं रही थी। तो आज के 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस आदमी ने पूछा है, एज आई कैन मेक आउट आई लिव ऑन मेनी लेवल्स एंड लाइफ ऑन ईच लेवल रिक्वायर्स एनर्जी। ये आदमी कह रहा है कि मैं लाइफ को बहुत से लेवल्स पे जीता हूँ और हर एक लेवल पे मुझे एनर्जी चाहिए, और जो हमारा सेल्फ है, हमारे अंदर का डिवाइन फ्रैगमेंट है, उसको तो हर चीज़ में मज़ा आता है और उसका एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होता है। इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ मेडिटेशन टू डैम अप द एनर्जीज ऑन हायर लेवल्स और टू पुश देम बैक अप सो एज टू एनेबल द हायर लेवल्स ऑफ टू प्रॉस्पर ऑल्सो? अच्छा, सो क्वेश्चन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। ये कह रहा है कि मैंने जो भी पढ़ा है, समझा है, मेडिटेशन का मतलब अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो। डैम अप, डैम अप मतलब डैम लगाना ताकि पानी इकट्ठा हो। बांध होता है ना, बांध में पानी इकट्ठा करते हैं, बाद में उसको छोड़ते हैं। क्यों डैम में पानी क्यों इकट्ठा करते हैं? पानी का लेवल बराबर करने के लिए। अच्छा, कहाँ पर? कितने नदियों में पानी होता कितने कॉन्फिडेंस से ये बोलती है बच्ची। कभी ख्याल भी नहीं आता है कि क्या पता गलत हो। हमारे तरफ तो सिंचाई करने के लिए रोक रखता है, बारिश सिंचाई करने के लिए, ताकि वो सिंचाई कर सकें। और डैम का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, अगर कहीं बाढ़ आती है तो दूसरे गांव तक ना बिजली बनाने के लिए। डैम्स बनते हैं बिजली बनाने के लिए। कैसे? उनकी फ्लो से उसको पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद नीचे ढेर सारे मोटर डायनेमो लगा देते हैं, पानी के फोर्स से टरबाइन में चलता है, तो उस फ्लो से बिजली बनती है। लेकिन एनटीपीसी में डैम में वो कैसे बनाते हैं? एनटीपीसी में पानी के इस्तेमाल के बजाय कोयले का इस्तेमाल करते हैं। पानी भी करते हैं? पानी डैम का पानी नहीं है, वो तो कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं उसको। तो ये आदमी कह रहा है कि जो मेडिटेशन का पर्पस मेरे हिसाब से ये है कि एक आदमी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करे ऑन द हायर लेवल्स, वो ऊपर की तरफ जाए और पुश देम अप बैक, या तो उस एनर्जी को धक्का मार के ऊपर पहुंचाए, एज टू एनेबल द हायर लेवल्स टू प्रॉस्पर ऑल्सो, ताकि हमारे अंदर में जो हायर लेवल्स की चीज़ें हैं वो भी बढ़ सकें, प्रॉस्पर कर सकें, हो सकें। निसर्ग यहाँ पर कृष्ण की टीचिंग्स को समझाते हैं। इट इज़ नॉट सो मच द मैटर ऑफ लेवल्स एज ऑफ गुणास,
इस आदमी ने एक बहुत बड़ी चूक कर दी स्पिरिचुअलिटी को समझने में, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक भाई साहब से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि किसी भी इंसान को स्पिरिचुअलिटी तब पढ़ाना चाहिए जब उसका खुद बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका हो। कहाँ पहुंच चुका हो? हाई लेवल पे। यही आदमी ये भी कह रहा है, ये आदमी भी ये कह रहा है, मेडिटेशन का मतलब है बहुत हाई लेवल पे पहुंचना। स्पिरिचुअलिटी में हाई और लो एक तरह का श्राप है। जिस आदमी से मेरी बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि अगर आपको आगे चक्र पे पहुंचना है, आगे बहुत हाई चक्र है ऊपर का, यहाँ का सहस्रार पहुंचना है, विशुद्धि के ऊपर पहुंचना है, तो आपको अपने अंदर में ऐसी एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि आप कभी झूठ ना बोलें, पवित्र हो। ये सब की सब चीज़ें सुनने में तो लगता है हाँ यार बात तो सही है, सिस्टम मन हमारा माइंड का बोलता है बिल्कुल ऊपर पहुंचना है तो आपको पवित्र होना पड़ेगा, लेकिन इसके खतरे नहीं मतलब इसके अंदर के जो कन्फ्यूजन है वो नहीं पकड़ पाता। जैसे ही आपके मन में एक बात आई जो आप नहीं कर सकते, आप 24 घंटे सच नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मन में कोई सेक्सुअल थॉट ही ना आए, ऐसा चीज़ें नहीं कर सकते आप, तो फिर एक खतरा आता है जिसको कृष्णमूर्ति ने पूरी जिंदगी एड्रेस किया है। उस खतरे का नाम है शुड बी। क्या है? मतलब होना चाहिए, कि तुम्हें ये होना चाहिए। तो जब तुम बहुत पवित्र हो जाओगे तब तुम दूसरों को सिखा सकते हो, गुरु बन सकते हो। तब तो ये शुड बी का चक्कर फंस जाएगा। निसर्ग दत्त कह रहे हैं इट इज नॉट एज मच द मैटर ऑफ लेवल्स एज ऑफ गुणाज। ये जो मेडिटेशन है ये लेवल्स का मैटर नहीं है कि तुम हाई लेवल पे हो कि लो लेवल पे हो, ये मैटर है गुणों का, क्वालिटीज का। मेडिटेशन इज अ सात्विक एक्टिविटी। ध्यान एक सात्विक एक्टिविटी है एंड एम्स एट कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ तमस एंड रजस। और मेडिटेशन कोशिश करता है आपके अंदर में से तमस को खत्म कर दे और रजस को खत्म कर दे। और यहाँ पर जब वो सात्विक बोलते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं दिया है, लेकिन जब वो तमस बोलते हैं तो उसका मतलब दिया है ब्रैकेट में इनर्शिया, और रजस का ब्रैकेट में मतलब दिया है मोटिविटी। इनर्शिया मतलब आलस्य और मोटिविटी मतलब मोटिविटी मतलब कुछ चीज हो रही है। करने की मूवमेंट। वेरी गुड। अब देते हैं आगे सत्व का मतलब। प्योर सत्व ब्रैकेट में हार्मनी इज परफेक्ट फ्रीडम फ्रॉम स्लॉथ एंड रेस्टलेसनेस। स्लॉथ मतलब जानवर है वो, आलस, स्लगिशनेस, डलनेस, लेजीनेस, एडिनेमिया। आज कितने घंटे सोई थी हमारी बिटिया रानी? पता है रिकॉर्ड कायम किया है हमारी बिटिया ने आज। नहीं इसके पहले और हो चुका है। मेरे सामने तो पहली बार हुआ। कितने घंटे का था? कितने में सोई थी कल? 15 घंटे कंटिन्यूअस। कुछ खाया नहीं और बाथरूम गई थी उठ के। एक बार सुबह बेचारी को एक बार उठना पड़ा था। तो ये है स्लॉथ। अच्छा, स्लॉथ या इनर्शिया या तमस, ये है एस सेंटर हमारे जिनोगा में। मोटिविटी रजस है ई सेंटर जिनोगा में। निसर्ग कह रहे हैं मेडिटेशन मतलब सात्विक एक्टिविटी, और सात्विक एक्टिविटी का मतलब है हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? एक होकर चलना, किसके साथ एक होकर चलना? बॉडी और माइंड। और जब आपके सामने कोई बैठा हो उसको तपाक से डांटना, उसको बेइज्जत फील कराना। अब जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, अच्छे से बातचीत चल रही, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, इट मींस वी आर इन हार्मनी। लेकिन किसी ऐसे आदमी के साथ जिसको आप पसंद नहीं करती हैं उसके साथ लड़ाई करना हार्मनी है कि नहीं? नहीं। वेरी गुड। जिस किसी के साथ भी हमारी दुश्मनी हो सकती है, अगर किसी के साथ भी हमारी दुश्मनी हो सकती है, इसका मतलब हमारी अपने साथ ही माइंड में दुश्मनी चल रही है। क्योंकि जब एंगर आया, दुख आया, तो बाहर तो बाद में जो करेगा करेगा,
पहले वो हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज करेगा। तो ये आदमी कहता है जब बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, वही है ना मेडिटेशन। ये कहते हैं नहीं, हार्मनी आकर के आलस को और इमोशंस को, इरैशनल अजीबोगरीब जो इमोशंस रोज महसूस करते हैं हम, हाई लो, उसको हटाना है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब हमारे मन में एक हार्मनी आ जाए। उस दिन बड़ा अच्छा हुआ, कल नहीं परसों हुआ था। ऊपर एक बच्चा काम कर रहा था लेकिन वो आलस दिखा रहा था, वो काम ठीक से नहीं कर रहा था। तो वैभव ने मुझसे बताया कि भैया वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको कैसे समझाऊं। तो उनका मैं जाके उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलूँगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं, स्ट्रिक्टली बोलने से हमको वो असर नहीं पड़ेगा जो हम चाहते हैं, तो हमें मोटिवेशनल इंटरव्यू करना चाहिए। तब ये सुन रहे थे कि हम कैसे किसी को नज कर सकते हैं। नज समझते हैं? बहुत सॉफ्टली गाइड कर सकते हैं सही काम करने को, ताकि उसको ख़राब न लगे और वो उसको यूज़ कर सके, उसको अंदर से खुद मोटिवेशन आए कि मुझे करना है, अच्छे से अच्छा काम करना है। ये है हार्मनी में से निकला हुआ एक्शन या थॉट। जब आप सामने वाले को देखते हो और उसकी हरकत से आपको गुस्सा नहीं आता, आपके मन में सवाल आता है आखिर ये जो कर रहा है वो मेरे जैसा ही है। मुझे भी कभी नींद आती है, कभी मुझे भी आलस आता है, मुझे लगता है टीवी देखूं मैं और काम करने का मन नहीं करता। तो आखिर जो ये कर रहा है उसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं उसको हेल्प करूंगा तो मैं खुद को ही हेल्प कर रहा हूं। ये जो सात्विक या हार्मनी वाला माइंड है, ये हर जगह पर हर चीज़ के साथ कंफर्टेबल और कनेक्ट करता है। इसलिए वननेस का माइंड भी कहा जाता है। रमण महर्षि का कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि उनका माइंड 24 घंटे हार्मनी में रहता था। और वहीं पर जो आदमी स्लॉथ में है, आलस में है, IS सेंटर में है, उसके लिए हर छोटा छोटा चीज़ खराब है। जो उसके मन का काम करेगा वो अच्छा है, लेकिन वो तभी तक अच्छा है जब तक मन का काम करेगा। जैसे ज़रा सा ए का बी किया, दुश्मन हो गया। तो इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि ध्यान मतलब कोई हाई लेवल की लो लेवल की चीज़ नहीं है। असत्व को बढ़ाना, रजस और तमस का कम होना ही ध्यान है। तो फिर ये आदमी कहता है तो ठीक है बताइए, तो फिर मैं अपने अंदर का सत्व को कैसे बढ़ाऊं, हाउ टू स्ट्रेंथन एंड प्योरीफाई द सत्व, कि मैं अपने अंदर में सत्व को कैसे मजबूत करूं और सत्व को कैसे प्योरीफाई करूं। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग जब साफ सफाई की बात करते हैं तो झाड़ू लेकर सफाई करेंगे, पोछा लगाएंगे, घंटा पर लग जाएगा पूरे घर की सफाई होना, और निसर्गदत्त ऐसे चुटकी बजाते हैं और सारा घर साफ। उनका जवाब है द सत्व इज प्योर एंड स्ट्रांग ऑलवेज। सत्व को साफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा ही प्योर होता है और स्ट्रांग होता है। इट इज लाइक द सन, वो सूरज की तरह है। वो तुम्हें लगता है कि ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है किसी बादल से या धूल से, लेकिन वो इसलिए क्योंकि तुम इस एंगल से देख रहे हो। डील विद द कॉज ऑफ ऑब्सक्यूरेशन एंड नॉट द सन। बहुत बड़ी प्रैक्टिस, सीक्रेट दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने का, कि अगर तुम्हें सत्व को मजबूत करना है तो कौन सी चीज है जो सत्व को ढक रहा है, उस कारण को डील करो। पॉइंट आउट किया, इस आदमी ने बाईपास कर दिया। इसको अगला सवाल पूछना चाहिए था, वो कौन सा कारण है जो मेरे सत्व को देखने नहीं दे रहा है। और इस आदमी ने पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ सत्व, सत्व का फायदा क्या है। इसका मतलब इसको सत्व क्या है और उसका फायदा क्या है समझ में नहीं आया। जैसे मैंने अगर आपको कहा कि आपने उस बच्चे को ताना मारा और उस समय आपके चेहरे का एक्सप्रेशन था, आपने इनसाइट को बाईपास हो गया, पहुंचा नहीं। जैसे कोई आदमी, कृष्णमूर्ति कहा करते थे मेरे पास डायमंड है और मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग नहीं लेते डायमंड। इस आदमी को पूछना चाहिए था वो कौन सी चीज है जो सत्व को रोक रही है। उस दिन जब मैं और वैभव बैठ करके एक्सरे देख रहे थे, हम लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे।
10 मिनट का टाइम था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और उस खुशी में मुझे याद आई गरिमा की, कि अगर ये 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए गरिमा यहाँ होती तो भी खुश होती। कोई चालाकी नहीं थी कि गरिमा को मुझे एक्सरे रिपोर्ट करना सिखाना है, कोई चालाकी नहीं थी। मुझे पता है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग एंजॉय करते हैं तो उसको सीख भी सकते हैं। और स्लॉथ क्या है गरिमा का? अरे बाप रे बाप, मैं क्यों नहीं सीख सकती? स्लॉथ क्या है? वो डर क्या है? ये डिफिकल्टी कि किसी चीज़ को सीखने में बहुत बोरिंग होगा, बहुत मुश्किल होगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये सब का सब स्लॉथ है, एस सेंटर है। और उस दिन मैंने देखा कि हम लोग तो हंस रहे हैं, ये आदमी बाईपास कर दिया। इस आदमी ने एस सेंटर के बारे में और ई सेंटर, उन्होंने पहली बार हिंट दिया कि बेटा 3 गुण होते हैं हमारे अंदर में, रजस, तमस और सत्व। और ये पूछ रहा है सत्व का फायदा क्या है? ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये सोना है, ये चांदी है और ये तांबा है। सोने की कीमत हजारों लाखों रुपए है और बाकी सब कौड़ी का कीमत है। और आप बोले लेकिन इसका फायदा क्या होगा? मान लो एक सोने का सिक्का मैं किसी को दे दूं और 2 लाख मिल भी जाए तो उससे फायदा क्या है? इसका मतलब उसको अभी भी 2 लाख रुपए की कीमत नहीं पता। वो बोलेगा देखो चक्कू से तो मैं, लोहे से तो चक्कू बना सकता हूं, मैं काट सकता हूं, सोने से क्या बना सकता हूं? अभी भी उसको सोने की कीमत नहीं पता, अभी भी उसको हार्मनी की कीमत नहीं पता। इसलिए पूछ रहा है क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज ऑफ सत्व? तो इसका भी आंसर ऐसे देते हैं, फायदा नहीं बताते, ऐसे देते हैं, बोलते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रूथ? सच्चाई का फायदा क्या है? कोई आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है, वो फायदेमंद है कि सच फायदेमंद है? व्हाट इज द यूज ऑफ गुडनेस? अच्छाई का फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्यूटी? खूबसूरती का फायदा क्या है? देयर ओन गोल। सत्व से तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। अच्छाई, हार्मनी, ब्यूटी, गुडनेस, ट्रूथ, ये अपने आप में गोल हैं। आप कभी नहीं पूछेंगे सो करके क्या फायदा है? सोने से कुछ फायदा नहीं मिलता। हालांकि हम पूरी सीरीज बना रहे हैं सोने के फायदे के, लेकिन सोना अपने आप में गोल है, वही गोल है। दे मैनिफेस्ट स्पॉन्टेनियसली एंड एफर्टलेसली। ये जो सत्व है, ये सब अच्छाइयाँ स्पॉन्टेनियसली आती हैं और एफर्टलेसली आती हैं। ये क्यों बोल रहे हैं कि अच्छाइयाँ स्पॉन्टेनियसली आती हैं और एफर्टलेसली आती हैं? आप कुछ चीज कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। अच्छा ये वो कह रहे हैं। तो ये बता क्यों रहे हैं? क्योंकि इसको ये नहीं पता ना। क्योंकि ये आदमी पूछ रहा है अच्छा मैं कुछ करूंगा, सत्व के साथ कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, कैलकुलेशन कर रहा है। आप अपने आप आएगा सत्व, कुछ बहुत करो मत। कुछ करना मतलब ई सेंटर, रजस मतलब इमोटिविटी सेंटर। ये निसर्ग दत्त का बहुत ही ज्यादा फेवरेट सेंटेंस था, मतलब वर्ड था जिसको बहुत बार यूज करते थे। इट मैनिफेस्ट्स स्पॉन्टेनियसली। आप जब कभी ध्यान करने की कोशिश करोगे ना तो अचानक से होगा आपको। इस बार मैं गया, राउरी गया, वहाँ पर पूनम से मिले, आदित्य से मिले, अंकल से मिले, आंटी से मिले। और अब पहली बार लाइफ में आदित्य पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। बहुत मुश्किल बुक है और उसने पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गया 70 पेजेस पढ़ लिया। कैसे शुरू किया पढ़ना? स्पॉन्टेनियसली। उसके दिमाग में बहुत कैलकुलेशन नहीं चला, पढ़ूंगा तो क्या होगा, कितना पेज पढ़ूं। सब अच्छी चीजें ध्यान स्पॉन्टेनियसली आएगा। सत्व कब आता है? अच्छाई कब आती है? अगर मान लीजिए कभी आप कुछ अच्छा चाहती हैं, बहुत खूबसूरत चाहती हैं, चाहे अपनी लाइफ में या किसी के लिए, तो उसका सीक्रेट बता रहे हैं। जब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, उसी के अपने तरीके से छोड़ दिया जाता है, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती, नॉट शंड, ये हम नहीं बात करेंगे तुमसे, अपने आप को ब्लॉक नहीं कर दिया जाता, और वांटेड, जब आप कोई चीज़ नहीं चाहते जबरदस्ती, और कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड मतलब
कंसेप्ट डाल रहा है। हाँ। फिर ये ये होता क्या है? दिमाग दौड़ाना। जब ये सब नहीं करते, बट जस्ट एक्सपीरियंस इन फुल अवेयरनेस, बस आप आराम से एक्सपीरियंस करते हैं पूरी अवेयरनेस में, तब सत्व या गुडनेस स्पॉन्टेनियसली आती है। मैंने आपको कभी बताया नहीं मैंने कैसे कृष्णमूर्ति को खोजा था। मैं और बड़ी मम्मी गए थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। उसके पहले कृष्णमूर्ति की मेरे पास कम से कम 25-30 बुक्स थी, मैंने कभी नहीं पढ़ा। एक आध पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश की, पढ़ नहीं पाया। वहाँ गए थे, कभी कभी चले जाते थे, साल 2 साल में एक बार। और वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे, मैं, एक फॉरेन से आए थे भाई साहब, और फॉरेन से एक और लेडी आई थी। और वो लोग बात कर रहे थे, कृष्णमूर्ति एलेनॉडी की बातचीत चल रही थी, मतलब एक बुक था वो पढ़ रहे थे। और वहाँ पर कृष्णमूर्ति बार बार बोल रहे हैं उस बुक में कि मतलब एक औरत पूछती है कि मेरा भाई मर गया है, वो कहाँ गया है, अभी भी यहाँ है कि नहीं। जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं मरने के बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई वाइफ कहाँ हैं। तो उस औरत ने भी कृष्णमूर्ति से पूछा था सवाल। कृष्णमूर्ति ने बोला ही इज स्टिल इन द स्ट्रीम, वो अभी भी इसी स्ट्रीम में है। तो औरत ने पूछा कौन सी स्ट्रीम में? तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं दुख के स्ट्रीम में, सफरिंग के स्ट्रीम में। तो बोलती नहीं, मैं जानना चाहती हूँ ये मेरे घर में मेरे आसपास है कि किसी और दुनिया में। कृष्णमूर्ति बोलते हैं चाहे किसी और दुनिया में हो चाहे यहाँ हो, है तो स्ट्रीम में ही, अभी तक स्ट्रीम से बाहर नहीं निकला। तब मुझे खट से लगा कृष्णमूर्ति तो बुद्ध वाली बात कर रहे हैं। बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ क्या थे? बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ थे। सबसे पहला नोबल ट्रूथ जानते हैं क्या है? बुद्ध ने कहा दुनिया में अगर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना है ना तो सबसे पहले यहां से शुरू करो, बिकॉज 90% लोग बुद्ध की टीचिंग को समझ नहीं पाते क्योंकि वो शुरू करते हैं कहीं और से। जो राइट शुरुआत है वो बुद्ध की फर्स्ट नोबल ट्रूथ से है, देयर इज सफरिंग। हम लोग सफरिंग देखते ही नहीं। अगर पनीर की सब्जी बनी है तो उसको खा लेंगे, पेट वेट दर्द हो ना हो बाद में देखा जाएगा। ट्रूथ ऑफ सफरिंग मतलब दुनिया में सफरिंग है। मैंने सोचा कृष्णमूर्ति तो वही बोल रहे हैं जो बुद्ध बोल रहे थे। और उसके बाद बोलते हैं कृष्णमूर्ति, हाँ नहीं बुद्ध बोलते हैं कॉज ऑफ सफरिंग, बट उसके बाद मेरे को समझ में आ गया। फिर मैं अगले दिन कृष्णमूर्ति का एक कमरा है वहाँ पर, वो लोग वीडियो कैसेट लगा देते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट लगा देते हैं, कृष्णमूर्ति बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे और कृष्णमूर्ति बात कर रहे थे। दैट बॉय हैड 0 आयोटा ऑफ सेल्फ, ही वॉज कंप्लीटली सेल्फलेस। वो अपने बारे में बोल रहे थे, जैसे ये सोहम बोल रहे हैं, सोहम मतलब वो, मैं वो हूं। कृष्णमूर्ति अपने लिए बोल रहे हैं कि वो जो लड़का था जो अड्यार के बीच पर लेडबीटर को मिला था, उसके अंदर में, अपने लिए नहीं बोल रहे कि मैं, उसके अंदर में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं था, 0 स्वार्थ था। मेरा मन सोच लगा कि यार किस टाइप का माइंड होगा जिसके अंदर में 0 स्वार्थ होगा। ये नहीं मेरा मन कर रहा है कि मेरे को भी 0 स्वार्थ चाहिए ना, मैं खाली उसको इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कृष्णमूर्ति का माइंड कैसा होगा जिसमें 0 स्वार्थ था। और फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया कृष्णमूर्ति के माइंड में कि आदमी, अच्छा वो माइंड जो बिल्कुल स्वार्थ से फ्री है, प्योर है, जिसके अंदर में केवल सत्व सत्व और सत्व भरा हुआ है, बिल्कुल तमस और रजस है ही नहीं, उस आदमी का माइंड कैसे सोचता है। फिर मैं घर पे आया, सबसे पहले उनकी एक बुक शुरू की और 10-15 दिन में खत्म हो गई उनकी बायोग्राफी। उसके बाद दूसरी किताब, फिर तीसरी किताब। स्पॉन्टेनियसली इंटरेस्ट आया, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं थी, बस बैठे थे सुन रहे थे। ये भी सोच के नहीं गए थे कि इस बार कृष्णमूर्ति को मैं जीत के आऊंगा, रट के आऊंगा, अब तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ये कह रहे हैं स्पॉन्टेनियसली और एफर्टलेसली। कैसे आता है सत्व, कैसे आता है हमारी लाइफ में? स्पॉन्टेनियसली। लेकिन आपको वहां रहना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट एक्सपीरियंस इन फुल अवेयरनेस। जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उसको एक्सपीरियंस करना होगा पूरी अवेयरनेस के साथ। सच अवेयरनेस इटसेल्फ इज सत्व। और यही अवेयरनेस, जो अवेयरनेस से आप पूरी अवेयरनेस से किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हो, वही है सत्व। ये मत कहना कि अच्छा जब मैं सत्व के साथ भर जाऊंगा तो फिर क्या कर पाऊंगा, ये मत पूछो। इट डज नॉट मेक यूज ऑफ थिंग्स। लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं तो बोलते हैं क्या फायदा है इस चीज का। ये जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, मेरा 0 इंटरेस्ट था साइंस में, स्पेशली ये किस चीज के बारे में पता है बुक? एडवांस्ड फिजिक्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। लेकिन इतनी अच्छी लग रही है कि बस इसका कोई फायदा मैं नहीं उठा नहीं सकता, मैं इससे मैं पेशेंट नहीं देख सकता।
इसमें से पैसे नहीं कमा सकता मैं, शायद कमाऊं कभी, लेकिन अभी तो नहीं कोई सीन है, बस अच्छा लग रहा है। तो कह रहे हैं इट डज नॉट मेक यूज ऑफ थिंग्स एंड पीपल, इट फुलफिल्स देम। जो अवेयरनेस होता है वो जब किसी चीज के साथ जुड़ता है तो उसका यूज नहीं कराता, उसको फुलफिल कराता है, उसको भर देता है, उसमें से खूबसूरती आती है। वो जो आदमी कह रहा था कि ध्यान तो बहुत हाई लेवल पे जाके करना चाहिए, मेरी जो आदमी से बात हो रही थी परसों कि भाई जब तक तुम्हारे मन में एकदम सच्चाई नहीं है, एकदम ईमानदारी नहीं, तब तक तुम्हें किसी को पढ़ाना नहीं चाहिए। मैं उस आदमी से कहना चाहूँगा कि बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब उसी अवेयरनेस पे से निकल के आता है फुलनेस। जैसे वो मतलब उम्मीदें हो जाती है कि इस तरह से बात जैसे आप कर रहे हैं तो हो जाता है कि तुम लोग वो सब हो। हाँ बेटा, ये हमारे मन का ना डिज़ायर बड़े ट्रिकी तरीके से काम करता है। मान लीजिए मैं वशीष को बोलूँ कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ो, एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, लेकिन अच्छे नंबर आते हैं और इनकी मम्मी इनकी तारीफ़ करती है, मैं भी खुश हो जाता हूँ, तो चुपके से डिज़ायर बन जाता है। ऐसे ही अगर कोई आदमी कह दे कि जब आदमी बहुत हाई लेवल पे पहुँचता है तब उसके अंदर में कोई राग, कोई द्वेष, कोई डिज़ायर, कोई पाप नहीं होता, तब फिर यार ऐसा तो होना चाहिए, हमको भी ऐसा होना चाहिए, वो डिज़ायर बन जाता है। ये कह रहे हैं हर चीज़ को बहुत आराम से, प्यार से अवेयर हो, और वो अवेयरनेस ही सूरज की तरह है, वही सत्व है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सिंस आई कैन नॉट इंप्रूव सत्व, एम आई टू डील विथ तमस एंड रजस ओनली, हाउ डू आई डील विद देम। फाइनली जो क्वेश्चन मैं चाहता था इसको पूछने के लिए, वो पूछ रहा है कि भैया मैं आपके हिसाब से मैं सत्व को तो बदल नहीं सकता हूँ, बढ़ा नहीं सकता हूँ, इंप्रूव नहीं कर सकता हूँ, सत्व अपने आप में पूरा ही है, कंप्लीट है, खूबसूरत है, तो मुझे तमस से और रजस से डील करना पड़ेगा, तो ये बताइए कैसे डील करूँ। बाय वॉचिंग देयर इन्फ्लुएंस इन यू एंड ऑन यू। ये देखो कि रजस और तमस तुम्हारे अंदर और तुम्हारे ऊपर क्या असर डाल रहे हैं। वो जो आदमी बता रहा था कि बहुत हाई लेवल का आदमी हो जाए तब गुरु बने, उससे पहले नहीं। उसको कैसे पता ये चीज? क्या वो खुद हाई लेवल का आदमी है कि किसी को बता रहा है कि तुम गुरु बनो या ना बनो? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं गुरु बनने की कोशिश मत करो, जब तक तुम बहुत ऊंचे नहीं पहुंच जाते तब तक गुरु मत बनो। तो मुझे ये ज्ञान देने के लिए भी तो खुद गुरु बनना पड़ेगा, तुमसे तो समझदार होना पड़ेगा। जब हम किसी को देखते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जब हम किसी को देखते हैं तो हम नहीं देखते, आई सेंटर देखता है, ई सेंटर देखता है और एस सेंटर देखता है। वो लड़का आके यहां बैठा, मैंने भी देखा, उसको देखते ही मेरे मन में से उसको आई ने देखा, ई ने देखा और एस ने देखा। मुझे पता था कि इस लड़के ने आकर कल टाइम पास किया है 1 घंटे, आज भी किया है, कल भी किया है, तो मेरा एस और ई क्या बोलता है? आ गया फिर टाइम पास करने। लेकिन मैंने उसको अपने मुंह से नहीं निकलने दिया, क्योंकि मेरे ई और एस की बात थी। आई बोलता है, इंटेलिजेंस बोलता है, सत्व बोलता है, आया है, बैठा है, उसके साथ रहो। फिर मैडम आई, इन्होंने क्या कहा? क्यों आए तुम यहाँ पे? ये कहा था ना? नहीं, क्या कहा? मैंने सुना आप आकर के ऊपर बैठे हुए थे। हाँ, एक तरह से उसको बोला कि तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो ये आई बोलता है, ई बोलता है या एस बोला इसने? ई नहीं बोला। तो जब आप वहां बैठ करके मेरे वीडियो देखते हैं तो आपका आई, ई और एस वीडियो देख रहा है, 24 घंटे क्या हो रहा है वो तो देखा नहीं, तो बोलता है, इमोशन बोलता है, सर तो बहुत बड़े तपस्वी होंगे यार, गौतम बुद्ध की तरह बैठते होंगे समाधि में, तब सीधे 8-10 घंटे बाद ही उठते होंगे। ये आपका ई और एस बोलता है। और यहां पर आकर वही ई और एस बोलता है, अरे इनको तो समाधि में बैठना चाहिए, ये तो पिक्चर देख रहे हैं, ये कैसे गुरुजी हैं? पार्टी कर रहे हैं। मैं बता रहा था इसको, आदित्य को बता रहा था, जब हम किसी को देखते हैं ना तो हम एक्सपेक्टेशंस के बोरी में से देखते हैं। जैसे एक बोरी भरी हो गेहूं से, एक बोरी भरी हो चावल से,
और दोनों को मारें तो क्या होगा? गेहूं 2-4 दाना इसमें घुस जाएगा, चावल इसमें घुस जाएगा, और कुछ नहीं होगा। जब आप मुझे देखते हैं और मैं आपको देखता हूं तो आपका IES मेरे IES के साथ में टकराता है, और कुछ नहीं होता। कोई ज्ञान, कोई समझ नहीं मिलती। अगर समझ या ज्ञान चाहिए तो आराम से शांत होकर के जो भी मेरा मन कह रहा है उसको देखें, उसमें से पहचानें कौन सी चीज़ फालतू है, कौन सी चीज़ इमोशनल चीज़ है, कौन सी चीज़ एस सेंटर वाली है, उसको छोड़ दें। उसके बाद आई सेंटर आपको जो बताएगा वही सच्चाई है, वो आपकी सच्चाई है। बाय वॉचिंग देयर इन्फ्लुएंस इन यू एंड ऑन यू। निसर्ग दत्त कहते हैं ई और एस सेंटर, तमस और रजस का तुम्हारे ऊपर असर चल रहा है, 24 घंटे असर हो रहा है। उस असर को अपने अंदर क्या कर रहा है वो देखो, और तुम्हारे ऊपर क्या कर रहा है। बी अवेयर ऑफ देम इन ऑपरेशन। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? जब भी लोग स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा उनको, ज्यादातर लोगों को पता है कि हमें क्या करना चाहिए या किसी को क्या करना चाहिए। जैसे इनको पता है कि उसको क्या करना चाहिए, उनको पता है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सबको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन जिस समय जो चीज हो रही है ऑपरेशन में, उस समय दिमाग में क्या चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। निसर्ग दत्त कह रहे हैं ई और एस सेंटर जब हो रहा है ऑपरेशन में, उस समय देखो। जब मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूं तब मेरे लिए वो मेडिटेशन का या अवेयरनेस का टाइम है। मैं ये नहीं बोलता हूं दुखी अभी हूं, मैं ध्यान करूंगा तब इसको देखूंगा। इसलिए कह रहे हैं बी अवेयर ऑफ देम इन ऑपरेशन, वॉच देयर एक्सप्रेशंस। देखो तुम्हारे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं ई और एस में से। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना, आप क्यों आए, या जब उनसे वो बात कर रहे थे तब मैं देख रहा था, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी खतरनाक जहरीली बात कर रहे हैं। नहीं, जब ये बोल रही थी, ये आके बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हैं, दुखी बैठे हैं। अगर मैं इनको बोलता हूं कर क्या रहे हो तुम यहां पर, टाइम पास क्यों कर रहे हो, जाओ यहां से, किसने बुलाया तुम्हें, ये एक जहरीली बात है। क्योंकि जैसे मैं बोलूंगा उस बेचारे, उसके ब्रेन में क्या निकलेगा, जहर निकलेगा, दुख का जहर। जब भी कोई किसी को डांटता है तो दुख का जहर निकलता है। ये चीज को जब आप होते हुए पहचान लेंगे तब आप उस जहर को रोक लेंगे। नहीं तो हमको लगता क्या है, मैंने इसलिए डांटा ना सर क्योंकि वो आदमी बदतमीज है। आज मैंने बताया क्लास में हिंदी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे आए हैं, हमारे जहर को, हमारे गलतियों को, हमारे वाइसेस को, कमियों को खूबसूरत करके दिखाने के लिए। एक बड़ा खूबसूरत टर्म है, माँ बाप भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो क्या लातों के भूत लातों के भूत लातों से मान जाते हैं? क्या उनका मन बदल जाता है? जैसे को तैसा, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। देखा हाथ कैसे हिला। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती ना तो उंगली टेढ़ी, जब घी सीधी उंगली से निकलती तो टेढ़ी उंगली करके निकालेंगे। इसमें कभी कभी आप भी घी बन सकती हैं। मैं तो हमेशा बनती हूँ। टेढ़ी उंगली में घी निकलता कहाँ है? उंगली से ऐसे निकालते हैं ना, जम गया है घी, ऐसे घी डालो और ऐसे उंगली बाहर निकल जाएगी। और इसमें हमेशा हम लोग उंगली रहेंगे, कभी हम घी नहीं बनेंगे। कोई हमारे अंदर से घी निकालेगा, हमको नहीं लगता। ये सारे के सारे शब्द जो हैं बिना ऑब्जर्व किए गए बोले गए हैं। जब ये आपके मन में चलेगा ना, ये थॉट्स के फॉर्म में, और आप देख पाएंगे ये है क्या, तो आप तुरंत उसको वही रोक देंगे, आप मुंह से निकलने नहीं देंगे। और यही होता है सत्य, यही होता है प्योरिटी, कि जब आपके मन में से एक थॉट निकलता है और आप उसको बोलना नहीं चाहते क्योंकि गलत थॉट लग रहा है आपको, यही प्योरिटी होती है। झूठ नहीं बोलना प्योरिटी नहीं होती। जब मन में झूठ चल रहा है उसको देखना और वो गिर जाए, वो प्योरिटी है। ये कह रहे हैं निसर्ग दत्त, ऑब्जर्व देम इन ऑपरेशन। जिस समय ऑपरेशन हो रहा है तब देखो। ये क्या है? इन्होंने पहला बोली बाय वाचिंग द इन्फ्लुएंस इन यू एंड ऑन यू। मतलब ये कैसे करेंगे? जब मेरे अंदर में ई सेंटर का काम चल रहा है या एस सेंटर का काम चल रहा है अंदर में, इन यू मतलब थॉट चल रहे हैं, बताती हूँ उसको, आने दो, आज बहुत दूर तक नहीं जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे नहीं जाएगी। अंदर
और बाहर क्या, मेरे ऊपर क्या असर है? थक गई मैं तो, सोना है, बहुत सोना है मुझे। जब मैंने आज पूछा उससे, दीदी बड़ी मैंने पूछा, ये काजू कतली के डब्बा अंदर इसमें किसमें रखा? हमारी ये स्टोर रूम में रखा था काजू कतली, और उसके अंदर खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल आए थे। काजू कतली में बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल निकल गए थे। वो मैं खा नहीं सकता था, मैडम ने मना कर दिया क्योंकि उसको फफूदी बोल रही थी। तो मनीषा से पूछा किसने रखा? तो मनीषा ने बोला दीदी ने रखा। दीदी से पूछा, बोलती मैंने नहीं रखा। अब अपने आप में मेरे लिए ये एक ऑपरेशन हुआ कि 500 रुपए की मिठाई सड़ गई और किसी का ध्यान भी नहीं गया उसके ऊपर। क्यों ध्यान नहीं गया? ऑन यू। जब स्लॉथ होता है, जब इनर्शिया होता है, तो उठने का मन नहीं करता, अलमारी खोलने का मन नहीं करता, फ्रिज खोल के देखने का मन नहीं करता रखा क्या है। आलस है ना, बॉडी में भी आलस है, मन में भी आलस है। ऑन यू। एक आदमी अगर देखेगा कि यार मेरा कमरा कितना गंदा है, ऐसे ही आलस मन में भी होता है। जो विचार मैंने मान लिया है कि ये सच है, हम उसी को माने हैं। ये बासी विचार है, वो सच नहीं है। इसीलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, शुड बी क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम अपने आप से ये क्यों बोल रहे हो मुझे ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए? है क्या, उसको देखो, ऑपरेशन देखो जिस समय हो रहा है उसको देखो, उसमें से तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना सही है या कितना गलत है। और जब दिखेगा तो छूट जाएगा। फिर तुम ये नहीं बोलोगे करेंगे हम, कभी अच्छे बनेंगे। वो बोलते थे जब तुम्हें अपनी खराबी दिख जाएगी तो वो ऐसे गिरेगा तुम्हारे हाथ से जैसे बदबू वाली चीज तुम्हारे हाथ से तुम फेंक देते हो। जब तुम अपने अंदर में तमस और रजस का एक्सप्रेशन देखोगे, कैसे एक ऐसे कोई आदमी को भूत चढ़ जाता है ना, तो भूत की तरह बोलता है हमें मंजुलिका, जैसे बोलती है, आवाज बदल जाती है, डराती है। वो कहते हैं जब तुम्हारे ऊपर रजस और तमस का ग्रिप को देखोगे एक्सप्रेशंस में, अपने अंदर में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने डीड्स में, तो धीरे धीरे उसका ग्रिप, तुम्हारे ई और एस सेंटर का ग्रिप लूजन होने लगेगा, छूटने लगेगा, और क्लियर लाइट ऑफ सत्व विल इमर्ज, और सत्व की लाइट दिखना शुरू हो जाएगी। इट इज नीदर अ डिफिकल्ट नॉर अ प्रोट्रैक्टेड प्रोसेस, अर्नेस्टनेस इज द ओनली कंडीशन ऑफ सक्सेस। ना ही तो ये मुश्किल चीज है और ना ही तो ऐसी चीज है कि बहुत सालों के बाद मिलेगी। ये केवल अर्नेस्टनेस से आएगी, ईमानदारी से। अगर आप दिन में एक विचार को भी ईमानदारी से देखते हैं, आप अपने आप से ये पूछते हैं आज पूरे दिन में वो कौन सी चीज थी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल, मुझे इमोशनल की, कौन सी चीज है जो मुझे एस सेंटर को या ई सेंटर को ट्रिगर कर रही है, उसको ध्यान से देखो। बस उसमें से ये मत बनाना अरे यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये फिर से ई और एस सेंटर है, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। धीमे धीमे मेरे साथ यही हुआ है। अब मैं देखता हूं कुछ भी होता है मेरे साथ, मैं उसको देखता हूं बस, और फिर मुझे समझ में आ जाता है। मुझे लाइट की तरह महसूस होता है अंदर में कि एक लाइट जल रही है, उसके अंदर में सब कुछ दिखता है, सब कुछ ऊपर से नीचे से सब जगह से दिखता है, चाहे दूसरे की एक्टिविटी हो चाहे खुद की एक्टिविटी हो। वही है सत्व और वही है ध्यान, मिस्र दत्त के हिसाब से और मेरे भी हिसाब से, क्योंकि हम दोनों का हिसाब किताब एक ही है। कल और पढ़ेंगे।